हेलो राइसर्स, तो वेलकम बैक टू द चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम कुछ बंदों को देख पाते हैं जो कि दो लड़कियों को मारने के लिए उनके पीछे जंगल में भाग रहे थे। और इतना कम नहीं था, यहाँ पर वो एक लड़की को मार भी देते हैं। और यही हमारी कहानी की फीमेल लीड है। तभी एक मैजिकल पावर हमारी फीमेल लीड ली वॉन क्विन के अंदर चले जाती है। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है, वो खुद से कहती है कि क्या मैं टाइम में पीछे आ गई। तभी वो अपने गले में एक लॉकेट को देख पाती है जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। वॉन क्विन उसे देखकर कहती है कि क्या ये सब इस लॉकेट की वजह से हुआ है। वो ये कह ही रही थी कि तभी वो तो वहाँ से भी गायब हो जाती है और एक दूसरी जगह पर आ जाती है, जो जगह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आ रही थी। फिर वॉन क्विन वहाँ पर एक घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है जो कि यहाँ पर रह रहे पिछले किसी इंसान ने छोड़ा हुआ था। इतना कम नहीं था, वॉन क्विन तो इस जंगल से बाहर निकलना चाहती थी। इस वजह से वो लगातार जंगल में घूमने लग जाती है वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन उसे तो रास्ता ही नजर नहीं आता। वॉन क्विन यहाँ पर थक कर बैठती है कि तभी यहाँ पर हमारा मेन लीड गुयान आ जाता है जो कि जंगल के अंदर शिकार करने के लिए आया हुआ था। गुयान यहाँ पर आते के साथ ही वैन क्विन से कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। वैन क्विन थोड़ी सी होपलेस होते हुए कहती है कि मैं इस जंगल के अंदर खो गई हूँ, मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही हूँ। क्या तुम मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दोगे? अगर नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं। फिर वो वहाँ पर बैठकर कुछ पेड़ पौधों को तोड़ने लग जाती है। जब गुयान उससे कहता है कि आखिर वो क्या कर रही है, तो वो कहती है कि मुझे भूख लगी है, इस वजह से मैं कुछ जड़ी बूटियाँ अपने साथ ले जा रही हूँ। ये चीज सुनकर गुयान को पता चल जाता है कि वैन क्विन को काफी ज्यादा भूख लगी है। इस वजह से वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो। अब इतना हैंडसम बंदा वैन क्विन को उसके साथ चलने को कह रहा था, इस वजह से वो भी चलने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वैन क्विन गुयान के घर पर पहुँचती है, उसकी मॉम तो उसके लिए एक बाउल नूडल्स लेकर आ जाती है जो कि वैन क्विन बड़ी मजे के साथ खाती है। और इतना कम नहीं था, यहाँ पर जो गुयान की मॉम थी वो तो गुयान के पास आती है और उससे कहती है कि ये लड़की देखो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम इससे शादी करना चाहोगे? गुयान अपनी मॉम से कहता है कि वो कैसी बातें कर रही है, लेकिन उसकी मॉम तो यहाँ पर भी नहीं रुकती। वो तो वैन क्विन के पास चले जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? वैन क्विन तो खुद ही कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इतना साफ शादी के लिए कौन नहीं पूछता है। वैसे यहाँ पर हम गुयान की शक्ल भी देख सकते हैं, उससे तो साफ साफ वैन क्विन काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हो, आप मेरे साथ चलो। और उन्हें लेकर फटाफट से बाहर चला जाता है। अब बाहर आने के बाद तो गुयान की मॉम गुयान से कहती है कि वैन क्विन को देखो तो जरा, वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, उसका कोई घर भी नहीं है, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। लेकिन गुयान कहता है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। और ये कहकर वो दो वैन क्विन के पास ही आकर बैठ जाता है और फिर वैन क्विन और गुयान बैठकर एक साथ बातें करते हैं। अब गुयान यहाँ पर वैन क्विन को अपने बारे में बता रहा था कि तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और वो आकर गुयान से कहता है कि आपको आपके फादर बुला रहे हैं। अब जैसे ही गुयान अपने डैड के पास आता है, उसके डैड उससे कहते हैं कि तुम एक लड़की को माउंटेन से यहाँ घर पर लेकर आ गए, क्या ये बात सच है? क्या तुम जानते भी हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? लेकिन गुयान की उसके डैडी से बनती तो नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कह देता है कि मुझे वैन क्विन के ऊपर भरोसा है, मैंने वैन क्विन के साथ बातें करी है और मुझे उसके ऊपर भरोसा है, वो कोई बुरी इंसान नहीं है। ये चीज सुनने के बाद गुयान के डैड गुयान से कहते हैं कि उसके बारे में तुम अभी अच्छे से जानते तक नहीं हो और तुम कह रहे हो कि तुम्हें उसके ऊपर भरोसा है, अगर फ्यूचर में उसने कभी तुम्हें धोखा दे दिया तो इस चीज की क्या गारंटी है? यहाँ पर गुयान अपने डैड से कहता है कि मैं सच कहूँ तो वैन क्विन मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। ये चीज सुनने के बाद गुयान के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है अगर तुम उससे शादी करने वाले हो तो तुम्हें उसे कुछ गिफ्ट भी देना पड़ेगा, जो कि शायद इनकी फैमिली की कोई परंपरा थी। ये गिफ्ट गुयान के पैसे से ही आने वाला था, लेकिन गुयान के पास तो अभी पैसे ही नहीं थे। लेकिन वो फिर भी कह देता है कि मैं फिर भी ये करूँगा, मैं खुद वैन क्विन को गिफ्ट दूंगा। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम देख पाते हैं कि गुयान ने वैन क्विन को गिफ्ट दे दिया था। वैन क्विन गुयान से कहती है कि तुमने तो कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर तुम इतना महंगा गिफ्ट कहाँ से लेकर आ गए? गुयान कहता है कि ये गिफ्ट तुम्हें देना जरूरी था, इस वजह से मैं कैसे तो लेकर आ गया। और साथ ही ये बात भी बताता है और साथ ही उदास होते हुए वैन क्विन से कहता है कि मेरे डैडी ने हमेशा मेरे बड़े भाई का ही साथ दिया है, उन्होंने कभी भी मेरे बारे में सोचा तक नहीं। ये चीज सुनकर वैन क्विन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इस वजह से वो गुयान की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस दौरान दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, इस वजह से ना चाहते हुए भी दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। वो किस करने वाले थे कि तभी दोनों होश में आ जाते हैं और दूर हो जाते हैं। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर वैन क्विन को देख पाते हैं जो कि अंदर बैठी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़की आती है जो कि उसे बताती है कि गुयान ने अभी अभी एक शिकार करा है। ये चीज देखने के लिए दोनों बाहर की तरफ आ जाती हैं। गुयान कहता है कि इसे आज मैं पकाऊंगा, लेकिन वैन क्विन कहती है कि ये काम तुम मुझे करने दो। जिसके बाद वो खुद उस चीज को पकाती है और एक काफी अच्छी डिश बनाती है, जिसे जब वहाँ पर लोग खाते हैं वो सभी को काफी ज्यादा टेस्टी लगती है।
है, जिसके बाद गुयान और वैनकुइन की शादी भी हो जाती है। हम दोनों की फर्स्ट नाइट भी देख पाते हैं, जहाँ दोनों के दोनों ही कहीं खोए हुए थे, लेकिन वो फिर भी दोनों एक दूसरे के क्लोज आ ही जाते हैं। हम नेक्स्ट डे बड़े भाई की वाइफ को देख पाते हैं, जो कि वैनकुइन से पूछ रही थी कि आखिर वो अपने खाने की रेसिपी उसे बता देना, वो भी उस तरीके का खाना बनाना चाहती है। लेकिन वैनकुइन तो उसे बताती नहीं है, क्योंकि ये जो बड़े भाई की वाइफ थी ये बिल्कुल भी अच्छी इंसान नहीं थी। इस वजह से वो गुस्सा करके वहाँ से बाहर चली जाती है, जिसके साथ यहाँ पर गुयान कुछ नूडल्स बनाकर लेकर आया था अलग अलग बाउल के अंदर, एक अपनी सिस्टर के लिए और एक वैनकुइन के लिए। और जो वैनकुइन वाला बाउल था वो काफी ज्यादा अच्छा था। इस वजह से गुयान की सिस्टर उससे कहती है कि तुम 2 बाउल के अंदर नूडल्स लेकर आए, लेकिन सिस्टर इन लोगों का जो नूडल्स है वो तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, फिर मेरे नूडल्स इतने सिंपल क्यों हैं? गुयान अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारे लिए मैं ये बनाकर लेकर आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, अगर तुम्हें नहीं खाना तो इसे मैं ही खा लेता हूँ। और वो लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसकी सिस्टर कहती कि नहीं मैं खा लूंगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वैनकुइन उठती है वो अपने साइड में गुयान को देख पाती है, जो कि उसे देखते के साथ ही उससे कहता है कि तुम मॉर्निंग इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग सकती हो। फिर वो उसके क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। अब इसके बाद गुयान और वैनकुइन को गुयान के मॉम एंड डैड के पास जाना था, लेकिन वैनकुइन गुयान से कह रही थी तुम्हारे डैड मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना। गुयान वैनकुइन से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो फिक्र ना करे, तुम बस रिलैक्स होकर मेरे साथ चलो। हम देख पाते कि यहाँ पर तो बड़ा भाई और उसकी वाइफ भी आए हुए थे। अब गुयान और वैनकुइन दोनों लेट हो गए थे, इस वजह से वैनकुइन कहती है कि मैं लेट उठी थी, इस वजह से मुझे माफ कर दो। लेकिन मॉम एंड डैड कहते हैं कि वो फिक्र ना करे, लेकिन मॉम एंड डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी से टेबल पर बैठ जाओ। लेकिन हम बड़े भाई की वाइफ को देख पाते हैं, जो कि कह रही थी कि मेरी मॉम ने तो मुझे हमेशा जल्दी उठना सिखाया है। दरअसल वो तो सिर्फ वैनकुइन को ताना मार रही थी। अब ये चीज सुनकर गुयान की मॉम को अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से वो बड़े भाई की वाइफ से कहती है कि मैं खाना खाना है तो खाना खाओ, वरना यहाँ से उठ के चले जाओ। तभी गुयान का बड़ा भाई गुबई उसकी मॉम से कहता है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये चीज सुनकर गुयान की मॉम को अच्छा लगता है, लेकिन बड़ा भाई और उसकी वाइफ तो गुयान और वैनकुइन से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें हमें गिफ्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार, क्योंकि हमें पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, इस वजह से तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। दरअसल वो बनना तो अच्छा चाहते थे, लेकिन वो साथ ही दोनों का मजाक भी उड़ा रहे थे। अब यहाँ पर जो बड़ा भाई था वो अपने डैड से जमीन की बात करने लग जाता है और अपना हिस्सा भी मांगता है, लेकिन डैड तो अभी किसी को भी कुछ भी देने वाले नहीं थे। लेकिन जब बड़ा भाई ज्यादा बोलता है इस वजह से मॉम को गुस्सा आ जाता है, तो वो दोनों से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ चीजें बराबर बराबर दे रही हूँ और दोनों ही अपना अलग जाकर रहो, क्योंकि अब तुम दोनों की अलग अलग फैमिली है। इसी के साथ हम गुयान और वैनकुइन को देख पाते हैं, जो कि अलग रहने के लिए आ गए थे। अब दोनों साथ रहने के लिए तो आ गए थे, लेकिन अब भी गुयान के पास पैसे बहुत कम थे, इस वजह से वैनकुइन उसकी हेल्प करने का सोचती है। और नेक्स्ट डे वो एक जगह पर आ जाती है और फिर वो अपने हाथ में कुछ चीजें लेकर कहती है कि अच्छा है मैंने जिनसेंग को यहाँ खेतों में लगा दिया था। दरअसल ये एक तरह की जड़ी बूटी थी, जो कि काफी ज्यादा रेयर थी, इस वजह से इसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी। अब जिनसेंग के होने की वजह से वैनकुइन तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है मुझे इसके बारे में गुयान को बताना चाहिए या फिर नहीं, बताना चाहिए या फिर नहीं। वो कई बार इस तरीके से सोचती है। अब रात को जब गुयान घर पर आता है तो वो वैनकुइन के लिए कुछ खाने को लेकर आया था, लेकिन वैनकुइन गुयान से कहती है कि क्या तुमने कुछ खाया, लेकिन उसके ना बोलने पर वैनकुइन समझ जाती है कि गुयान ने कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से वैनकुइन गुयान से कहती है कि पहले तुम ये खाओ। इतना कम नहीं था, वैनकुइन ने तो गुयान के लिए काफी अच्छा अच्छा खाना बना रखा था, वो टेबल पर वो लेकर आ जाती है, जिसे खाकर गुयान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो खाना खाते खाते वैनकुइन से कहता है कि क्या तुम एक शेफ हो, क्योंकि ऐसा खाना तो सिर्फ रेस्टोरेंट में एक शेफ ही बना सकता है। वैनकुइन कहती है कि मुझे तो इसके अलावा भी काफी चीजें आती है, लेकिन गुयान को कौन बताए, उसके पास तो मैजिकल पावर्स है। रात को जब वैनकुइन जिनसेंग के साथ बेड पर थी तो वो उससे कहती है कि माउंटेन के ऊपर काफी सारी जड़ी बूटियां हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता, उनमें से एक है जिनसेंग। अगर वो हमें मिल जाती है तो हम काफी ज्यादा रिच हो जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं बताती उसके पास वो ऑलरेडी है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि उसके पास जिनसेंग ऑलरेडी मौजूद है। नेक्स्ट डे वैनकुइन और गुयान एक साथ मिलकर बहुत सारी जिनसेंग जड़ी बूटियां इकट्ठा कर लेते हैं और उनकी पैकेजिंग भी कर देते हैं, जिसके साथ ही वैनकुइन और गुयान तो एक जगह पर उन जड़ी बूटियों को बेचने के लिए भी आ जाते हैं। वहाँ पर जो डॉक्टर का असिस्टेंट था वो जैसे ही उन जड़ी बूटियों को चेक करता है, वो तो उन जड़ी बूटियों को देखकर ही कम्प्लीटली शॉक था। वो काफी ज्यादा रेयर तो थी, साथ ही वो मेडिसिन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद भी थी, क्योंकि उन जड़ी बूटियों से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाई जा सकती थी। अब कुछ नॉर्मल जड़ी बूटियाँ बेचने के बाद वैनकुइन अपनी मेन जड़ी बूटी निकालती है, जो कि काफी ज्यादा ही महंगी थी, यानी कि काफी ज्यादा रेयर थी।
थी। लेकिन इसके साथ साथ वैन क्विंग असिस्टेंट से कहती कि मुझे तुम्हारे सीनियर से बात करनी है। तो वो बंदा फटाफट से भागता हुआ मिस्टर लियू के पास जाता है और कहता है कि एक लड़की यहाँ पर एक मेडिसिन बेचने के लिए आई हुई है और वो काफी ज्यादा रेयर मेडिसिन है, इस वजह से आप मेरे साथ जल्दी से चलो। अब जैसे ही मिस्टर लियू वहाँ पर आकर उस जड़ी बूटी को देखता है, वो तो वैन क्विंग से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो मिस्टर लियू यहाँ पर आया था, वो वैन क्विंग से उस जड़ी बूटी के 200 टेल्स देने के लिए कहता है। लेकिन वैन क्विंग कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना रही हो, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये चीज देखने के बाद तो वो बंदा कहने लग जाता है कि मैं 400 टेल्स देने के लिए तैयार हूँ। ये चीज सुनने के बाद वैन क्विंग भी मान जाती है। 400 टेल्स काफी ज्यादा थे। इसके साथ ही लियू तो वैन क्विंग से कहता है कि अगर तुम मुझे 100 साल पुराने वाला जिनसेंग ला कर दोगी तो मैं तुम्हें उसके 800 टेल्स भी दे सकता हूँ। वैन क्विंग लियू से कहती है दरअसल वो जिनसेंग हमारी फैमिली के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैं उसे अभी नहीं बेच सकती। अब इस मैनेजर लियू को तो वो जिनसेंग कैसे भी चाहिए था, इस वजह से वो तो वैन क्विंग की और गुयान की काफी ज्यादा खातिरदारी करने लग जाता है। इतना कम मिनटा लियू तो वैन क्विंग से कहता है कि मैं तुम्हें उस जिनसेंग की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर वैन क्विंग कहती है कि वो तो मेरे घर पर है और घर यहाँ से 50 to 60 किलोमीटर दूर है। मैनेजर लियू कहता है कि मेरे पास गाड़ी है। इस वजह से वैन क्विंग उसे एक जिनसेंग का टुकड़ा बेच देती है, जिसे लेकर ही मैनेजर लियू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इतना कम नहीं था, वैन क्विंग तो मैनेजर लियू से कहती है कि मुझे एक खेत भी खरीदना है। अब मैनेजर लियू के यहाँ से जाने के बाद गुयान वैन क्विंग से कहता है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या फिर नहीं हूँ। वैन क्विंग गुयान से कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। और इतना कम नहीं था, वैन क्विंग तो गुयान के गालों पर किस भी कर देती है, जिससे तो गुयान खुद भी काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। अब वैन क्विंग ने गुयान के गालों पर किस किया था, इस वजह से वो तो उसको लिप किस करने लग जाता है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं। वैन क्विंग और गुयान एक बार फिर से मैनेजर लियू से मिलते हैं। दरअसल वैन क्विंग मैनेजर लियू के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहती थी, क्योंकि मैनेजर लियू को डिफरेंट टाइप्स की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती थी और बदले में वैन क्विंग को बहुत सारी जमीन खरीदनी थी। इस वजह से मैनेजर लियू एक बंदे को वैन क्विंग और गुयान से मिलवाता है। अब जो बंदा यहाँ पर आया हुआ था वो गुयान से कहता है कि जिस जगह के लिए मैं बता रहा हूँ वहाँ पर एक नदी बहती है और उसके साइड में एक बहुत बड़ा खेत है और ये जगह तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। जो चीज सुनकर गुयान को तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। इस वजह से वो वैन क्विंग से कानों में कहता है कि मुझे लगता है कि हमें ये जमीन खरीद लेनी चाहिए। इसके बाद गुयान और वैन क्विंग वो जमीन भी खरीद लेते हैं और एग्रीमेंट भी साइन कर लेते हैं। और इस जमीन के साथ साथ इन्हें काफी सारी शॉप्स भी मिली थी और ये सब वैन क्विंग ने गुयान के नाम पर करवाया था। जिसके साथ ही गुयान वैन क्विंग से कहता है कि अब मैं तुम्हें कुछ ज्वेलरी दिलाना चाहता हूँ। इस वजह से दोनों मार्केट आ जाते हैं। अब जिस शॉप पर वैन क्विंग और गुयान आए हुए थे वहाँ पर एक लेडी भी आ जाती है एक दूसरी लेडी के साथ में और यहाँ वैन क्विंग को एक ड्रैगन फ्लाई वाली पिन पसंद आती है, जो कि वो लेडी कहने लग जाती है कि पहले उसे मैंने पसंद करा था। अब जो लेडी यहाँ पर आई थी उसकी मेड वैन क्विंग से कहती है कि तुम्हें तो इस क्लिप को लगाना चाहती है और वो अपने सिर में से एक क्लिप निकाल कर वैन क्विंग को देती है। तुमने तो ऐसी पिन भी आज तक भी नहीं देखी होगी। वैन क्विंग तो साफ साफ उसे कह रही थी कि इस पिन को तुम अपने पास रखो और ये कहकर खुद गुयान के साथ यहाँ से चली जाती है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर गुयान का बड़ा भाई उसके पास आया हुआ था, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बनता था और कभी भी उसने गुयान की रिस्पेक्ट तक नहीं करी थी। लेकिन आज वो उसके पास आया था और बड़े प्यार से बात कर रहा था, जिससे गुयान समझ जाता है इसे कुछ न कुछ चाहिए और तभी उसका ब्रदर उससे कह ही देता है कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। गुयान अपने भाई से कहता है कि मेरे पास थोड़े से भी पैसे नहीं है, लेकिन बड़ा भाई तो कहने लग जाता है कि तुम अपनी वाइफ से कह दो ना, वो मुझे कुछ पैसे दे देगी। लेकिन गुयान अपने भाई से कहता है कि मैं अपने वाइफ के पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। बड़ा भाई गुयान से कहता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते ना, मैं इस बारे में अब डैडी को बताऊंगा। तो गुयान बड़े ही प्यार से अपने भाई से कहता है कि जाओ जाओ बता दो। अब जैसे वो यहाँ से जाता है तभी डैड गुयान के पास आ जाते हैं, जो कि आटा गूंद रहा था। अब डैड तो आते के साथ ही गुयान से कहते हैं कि क्या तुमने अपनी वाइफ को 20 टेल्स की सिल्वर गिफ्ट करी है, यानी कि चांदी गिफ्ट करी है? हाँ मैंने करी है। डैड समझ जाते हैं कि गुयान अपनी लाइफ में अब अच्छा कर रहा है। वो गुयान से काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन वो उसके सामने दिखाते नहीं है और यहाँ से चले जाते
जाते हैं। अब डैड के जाते के साथ ही यहाँ पर वैन क्विंग आ जाती है और वो आते ही गुयान से कहती है कि वो आटा उसे दे दे, वो जल्दी से डम्पलिंग्स तैयार कर देगी। अब डम्पलिंग्स का नाम सुनकर गुयान कहता है कि ये क्या है। वैन क्विंग कहती है तुमने डम्पलिंग्स नहीं खाए आज तक। गुयान कहता है कि नहीं। वैन क्विंग कहती है कि ठीक है तो आज खा लेना। जब वैन क्विंग डम्पलिंग्स बनाती है और गुयान खाता है तो उसे वो डम्पलिंग्स काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अब मोमोज किसे अच्छा नहीं लगेंगे। अब रात को दोनों खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर आ जाते हैं। तभी गुयान वैन क्विंग से कहता है कि मुझे कुछ और भी खाना है। वैन क्विंग कहती है कि अब तुम्हें क्या खाना है। गुयान तो सीधा उसके क्लोज आता है और उसे किस करने लग जाता है और कहता है कि मुझे ये खाना था। इसके बाद दोनों नेक्स्ट डे जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए एक साथ माउंटेन के जंगलों में जाते हैं। अब दोनों रात को भी उसी जंगल के अंदर रुकते हैं। दोनों आग जलाकर बैठे हुए थे तभी वहाँ पर एक जंगली जानवर आ जाता है जिससे दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। गुयान उस जानवर से लड़ता उससे पहले ही वैन क्विंग अपने लॉकेट पर हाथ रखती है और गुयान का हाथ और दोनों गायब होकर एक ब्यूटीफुल सी जगह पर आ जाते हैं। अब गुयान तो कम्प्लीटली शॉक था, लेकिन वैन क्विंग उससे कहती है कि ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहती हूँ। गुयान वैन क्विंग से कहता है कि क्या तुम एक फेरी हो। वैन क्विंग कहती है कि मे भी, मुझे नहीं पता। ये चीज सुनते ही गुयान तो वैन क्विंग को गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम बस मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वैन क्विंग कहती है कि मैं कहीं नहीं जा रही। वैन क्विंग कहती है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इस वजह से दोनों एक साथ बैठकर यहाँ पर खाना भी खाते हैं। इसके बाद जब दोनों बाहर की तरफ बैठे हुए थे गुयान वैन क्विंग से कहता है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैंने तुम्हें बचाया है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती हो, जैसे तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहती हो। वैन क्विंग गुयान से कहती है कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों अपने घर पर आ जाते हैं। इसके बाद हम यंग को देख पाते हैं जो कि एक जगह पर काम कर आ रहा था। तभी वहाँ पर वो एक ज़ुएंगजी नाम के बंदे को देख पाता है। ज़ुएंगजी गुयांग से कहता है कि मैं यहाँ पर काम कर रहा था, इस बारे में तुम किसी को भी मत बताना। गुयांग कहता है कि मैं किसी को भी नहीं बताने वाला, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन हम यहाँ पर चैंग नाम की एक बंदे को देख पाते हैं जो कि वहीं पर काम कर रहा था और वो इस बात को सुन लेता है और वो तो ज़ुएंगजी के घर पर जाकर उसकी फैमिली को बता देता है कि तुम्हारा बेटा गुयांग के यहाँ पर काम करने के लिए गया था क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है। अब जैसे ही ज़ुएंगजी बाहर की तरफ आता है उसकी फैमिली उससे कहती है कि क्या तुम्हारे तीसरे भाई ने एक बहुत बड़ी जमीन खरीदी है और तुम वहाँ पर काम करने के लिए गए थे। ज़ुएंगजी तो मन के अंदर ही कहता है कि मैंने गुयांग को मना करा था कि वो मेरी फैमिली को ना बताए, लेकिन उसने फिर भी ये बात बता दी। अब वही हम गुयांग को देख पाते हैं, वो रात को वैन किंग को अपने अंकल और आंटी के बारे में बता रहा था और बता रहा था कि उनकी उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती क्योंकि वो लोग शिकार करना अच्छा नहीं समझते। इस वजह से मेरे डैडी भी उनसे बात नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ उनके जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब नेक्स्ट डे गुयांग की आंटी तो अपने बच्चों के साथ उनके घर पर आ जाती है और इतने बड़े घर के अंदर आकर उन तीनों को ही काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। दरअसल यहाँ पर गुयांग की आंटी इसलिए आई थी ताकि गुयांग उसके छोटे बेटे को मैनेजर की पोस्ट से हटाकर उसके बड़े बेटे को वो पोस्ट दे दे, लेकिन गुयांग कहता है कि अभी उसका छोटा भाई काफी अच्छे से अपना काम कर रहा है, इस वजह से मैं उसे नहीं हटा सकता। इसके बाद नेक्स्ट डे गुयांग और वैन क्विंग गुयांग के डैड के पास जाते हैं। डैड गुयांग से कहते हैं कि बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर भी गया था लेकिन तुम वहाँ पर मिले ही नहीं, आजकल तुम क्या कर रहे हो। गुयांग साफ साफ तो नहीं पता था वो क्या काम कर रहा था, बस वो अपने डैड से कह देता है कि मैं किसी काम में बहुत ज्यादा बिजी था। अब जब ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तभी गुयांग का बड़ा भाई वहाँ पर से निकलता है। सबके जाने के बाद गुयांग की बहन वैन क्विंग से कहती है कि मेरे फादर ने बड़े भाई के बिजनेस के लिए किसी से उधार पैसे लिए थे, इस वजह से वो शहर भी गए थे। वैन क्विंग को ये चीज सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि गुयांग के डैड गुयांग की कभी मदद नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही उसके बड़े भाई को उनकी जरूरत होती थी तो वो उसकी मदद बहुत जल्दी कर देते थे और इस बार तो उन्होंने उसके लिए उधार तक ले लिया था। इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम गुयांग को वैन क्विंग के मार्केट से जाता हुआ देख पाते हैं। तभी वहाँ पर गुयांग के एक अंकल आकर उसे रोक देते हैं और उससे कहने लग जाते हैं कि अब वो यहाँ पर आई है तो वो उनके रेस्टोरेंट में आकर खाना खा कर जाए। दरअसल वो तो सिर्फ उसे इसलिए रोकना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसकी जो वाइफ वैन क्विंग है वो काफी अच्छा खाना बनाती है और वो उससे किसी रेसिपी का राज पूछना चाहते थे ताकि उनके रेस्टोरेंट को वहाँ पर काफी ज्यादा फायदा हो सके। अब गुयांग के अंकल उन्हें अंदर लाकर बहुत देर तक तो अपने वाइफ के साथ मिलकर बहुत ही ज्यादा प्यारी प्यारी बातें करते हैं और रेसिपी जानने की भी कोशिश करते हैं। जब गुयांग और वैन क्विंग इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जैसे ही वो वैन क्विंग और गुयांग को पैसे बताता है वो तो काफी ज्यादा कम थे, इस वजह से गुयांग तो साफ साफ उन्हें मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। अंकल तो गुयांग से कहने लग जाता है कि तुम इतनी बदतमीजी के साथ मुझसे बात कैसे कर सकते हो, तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे डैड को ये बात बता सकता हूँ। गुयांग अंकल से कहता है कि अगर तुम्हें बतानी है तो जाकर बता दो ना। इसके बाद वैन क्विंग एक जगह
पर जाती है बिजनेस का हिसाब लेने के लिए, और वहाँ पर जाकर वो पैसे कैलकुलेट करती है, और वहाँ पर जिस लेडी को उन्होंने काम पर रखा था वो वैन क्वीन को पैसे दे देती है। लेकिन वैन क्वीन को समझ आ जाता है कि ये पैसे काफी ज्यादा कम है, यानी कि जिस लेडी ने ये पैसे दिए हैं उसने कुछ न कुछ तो घपलेबाजी करी है। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब उसकी घपलेबाजी पकड़ में आती है तो वो तो वैन क्वीन के सामने रोने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। दरअसल इस लेडी ने वहाँ पर कुछ एग्स चुराए थे। वैन क्वीन जानती थी कि उस लेडी ने एग्स चुराए हैं, अगर वो इसे माफ कर देगी तो फ्यूचर में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है वहाँ पर। इस वजह से वो उसे वहाँ पर सजा देना सही समझती है। और वैन क्वीन उस लेडी से कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा मंथ की एक्स्ट्रा इनकम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर अब काम नहीं कर सकती। इसके बाद वैन क्वीन और गुयंग मिलकर सभी एम्प्लॉइज को उनकी सैलरी दे देते हैं। सैलरी लेने के बाद गुयंग यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो वैन क्वीन से कहता है कि मुझे शादी करने के लिए शुक्रिया, और वो उसे हक कर लेता है। और रात को जब दोनों सोने के लिए चाह रहे थे तो गुयंग तो उसे उठाकर किस करने लगता है, और मॉर्निंग उठने पर भी उसने वैन क्वीन के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था, यानी कि गुयंग काफी ज्यादा अच्छे से वैन क्वीन का ध्यान रख रहा था। इसके बाद वैन क्वीन और गुयंग मिलकर मार्केट में जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, और जब वो एक दुकान से सामान खरीद रहे थे तो वो दुकानदार तो उस सामान को काफी ज्यादा महंगे में बेच रहा था। इस वजह से वैन क्वीन कहने लग जाती है कि सामने वाली दुकान पर यही सामान सस्ते में मिल जाएगा, तो मैं वहाँ पर जा रही हूँ लेने के लिए। अब ये चीज देखकर तो वो दुकानदार वैन क्वीन से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें ये सामान सस्ते में देने के लिए तैयार हूँ। वापिस जाते वक्त गुयंग वैन क्वीन से कहता है कि तुमने उस आदमी को उतने पैसे क्यों नहीं दिए जितने उसने मांगे। वैन क्वीन कहती है कि तुम मार्केट में आए हो तो बार्गेनिंग करना तो आना ही चाहिए, वरना हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाते। अब मार्केट से सीधा दोनों मैनेजर लियू के पास जाते हैं। वैन क्वीन मैनेजर लियू से कहती है कि इस बार हम तुम्हारे लिए कुछ जड़ी बूटियां नहीं लेकर आए, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ स्वीट पोटैटोस, कुछ चावल और साथ ही कुछ और फ्रूट्स लेकर आए, अभी आप ये ले सकते हो। फिर मैनेजर लियू वैन क्वीन और गुयंग को बताता है कि उसे इस बार किस किस जड़ी बूटियों की जरूरत है, इसलिए वैन क्वीन और गुयंग माउंटेन पर वो जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आ जाते हैं। और जब दोनों घर पर वापस आते हैं तो वैन क्वीन तो काफी ज्यादा थक चुकी थी। इसके बाद हम गुयंग के अंकल को देख पाते हैं जो कि गुयंग की एक आंटी के पास आए हुए थे, और वो उनसे कह रहे थे कि मुझे तुम कैसे भी गुयंग की वाइफ की एक रेसिपी ला कर दो। अब दोनों ही गुयंग की वाइफ की रेसिपी जानना चाहते थे, इस वजह से दोनों उनके घर पर ही पहुंच जाते हैं, और वो तो उनके लिए यानी कि दिखावे के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आए हुए थे। अंदर आने के बाद गुयंग के अंकल गुयंग से कहते हैं कि हमारे रेस्टोरेंट के सामने एक न्यू रेस्टोरेंट ओपन हुआ है जो कि हमसे ज्यादा सेल कर रहा है, और सारे कस्टमर उन्हीं के पास जा रहे हैं, इसलिए मुझे प्लीज अपनी वाइफ की कोई रेसिपी बता दो। लेकिन गुयंग जानता था कि उसके अंकल बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, इस वजह से गुयंग और वैन क्वीन उन्हें रेसिपी नहीं बताते। इसके बाद हम गुयंग के बड़े भाई को देख पाते हैं उसकी वाइफ के साथ में, जो कि उसकी मॉम एंड डैड के सामने रो रहे थे, और बड़ा भाई तो डैड से कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, प्लीज मेरी हेल्प करो। मॉम एंड डैड कहते हैं कि हमने गुयंग से कहीं ज्यादा पैसा तुम्हारे ऊपर लगाया, लेकिन तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब गुयंग के भाई के पास कुछ भी पैसा तो बचा नहीं था, इस वजह से वो तय करता है कि वो उसकी वाइफ के घर पर आ जाएगा, लेकिन इस चीज के लिए उसके डैड तैयार नहीं थे। लेकिन बड़ा भाई तो अपने डैड की एक बात भी नहीं सुनता और अपनी वाइफ के घर पर आ जाता है। गुयंग के डैड तो अपने बड़े बेटे की वाइफ के घर पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद तो काफी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। अब लड़ाई के बाद अंत में बड़े भाई को अपने डैड से माफी मांगनी पड़ती है। इसके बाद जब गुयंग वैन क्वीन के साथ बैठकर खाना खा रहा था तो वो अपने भाई के बारे में भी उसे बता रहा था कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा सेल्फिश रहा है, क्योंकि मेरे मॉम एंड डैड ने उसे काफी ज्यादा बिगाड़ दिया था। साथ ही वैन क्वीन गुयंग से ये भी कहती है कि फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तो क्या तुम भी उनके साथ ऐसा ही करोगे जैसा तुम्हारे मॉम डैड ने किया है। अब ये चीज सुनकर गुयंग कुछ बोलता तो नहीं है, लेकिन वो वैन क्वीन को उठाकर बेड पर लेकर आ जाता है और वैन क्वीन से कहता है कि पहले हम बच्चे कर तो ले। अब मॉर्निंग उठने के बाद वैन क्वीन काफी ज्यादा थकी हुई थी, तो गुयंग उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, इस वजह से तुम फ्रेश होकर फटाफट से वो खा लो। इसके बाद हम वैन क्वीन को बड़े भाई की वाइफ के साथ देख पाते हैं, जहाँ बड़े भाई की वाइफ वैन क्वीन के साथ काफी अच्छे से बात कर रही थी। दरअसल वो तो सिर्फ कैसे भी वैन क्वीन की किसी रेसिपी के बारे में जानना चाहती थी, ताकि वो उसकी रेसिपी को लेकर किसी को सेल करके काफी सारे पैसे कमा सके। लेकिन वैन क्वीन बेवकूफ थोड़ी ना थी, जब वैन क्वीन रेसिपी नहीं बताती तो बड़े भाई की वाइफ को कुछ उधार पैसे की जरूरत थी, वो उससे वो मांगते, वैन क्वीन तो वो भी नहीं देती उसे। तो बड़े भाई की वाइफ तो मॉम के सामने नौटंकी करने लग जाती है और नकली रोने लग जाती है।
है। नेक्स्ट डे जब वैन क्विंग घर के अंदर बैठी हुई थी तभी वहाँ पर उसके दो वर्कर्स आ जाते हैं जो कि वैन क्विंग और गुयेंग को अच्छे से जानते भी थे। वो दोनों बैठकर वहाँ पर बात कर रहे थे। तभी वैन क्विंग उनके लिए स्वीट पोटैटोस लेकर आ जाती है और सभी साथ बैठकर स्वीट पोटैटोस खा ही रहे थे। तभी वैन क्विंग को खांसी आ जाती है। जब गुयेंग उससे पूछता है कि वो ठीक है तो वैन क्विंग कहती है कि उसे अभी 1 ही महीना हुआ है, अभी वो ठीक है। उसके ये कहते ही गुयेंग समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे हम बड़े भाई को देख पाते हैं जो कि गुयेंग के पास पैसे मांगने के लिए आया हुआ था। गुयेंग उसकी मदद नहीं करता इस बार भी, तो वो उससे कहने लग जाता है तुम्हें भी मेरी एक ना एक दिन जरूरत पड़ेगी और जब तुम मुझे याद करोगे मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। गुयेंग कहता है कि ठीक है अभी तुम यहाँ से जाओ। दरअसल गुयेंग चाहता तो वो मदद कर सकता था लेकिन वो उसके ब्रदर को जानता था, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। इसके साथ ही हम बड़े भाई को देख पाते हैं जो कि उसकी मॉम को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था और इतना कम नहीं था, वो तो वैन क्विंग और गुयेंग की काफी ज्यादा बुराई भी कर रहा था। तभी वहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं और डैड आते के साथ ही उससे कहते हैं कि तुम गुयेंग से और वैन क्विंग से जीत नहीं सकते, इस वजह से तुम उनकी बुराई कर रहे हो, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है? वही हम वैन क्विंग और गुयेंग को देख पाते हैं जो कि बेड पर लेटे हुए थे और वैन क्विंग गुयेंग से कह रही थी कि मेरा पेट काफी ज्यादा मोटा हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। गुयेंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना यहाँ पर। साथ ही गुयेंग वैन क्विंग को गले लगाकर मन के अंदर कह रहा था कि अगर वैन क्विंग मेरे पास नहीं होती तो मुझे कभी भी जड़ी बूटियों के बारे में पता नहीं चलता और मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर कभी पहुँच भी नहीं पाता। इसलिए लाइफ में एक अच्छे इंसान की जरूरत तो होती है, पर ये अच्छे इंसान है कहाँ पर? अगर आप अच्छे इंसान हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना, मैं भी तुमसे बात करना चाहूंगा। इसके बाद हम बड़े भाई और उसकी वाइफ को देख पाते हैं जिनके पास अब रहने की भी जगह नहीं थी, इस वजह से वो वैन क्विंग और गुयेंग के पास आते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि हमें यहाँ पर रहने की जगह दे दो। अब तो ज़ुआंगजी भी यहाँ पर नहीं है। गुयेंग कहता है कि अगर ज़ुआंगजी होता तो यहाँ पर वो कम से कम काम तो करता। तुम बताओ तुम क्या कर सकते हो यहाँ पर रहकर? बड़े भाई की वाइफ वैन क्विंग से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ और साथ ही जब तुम्हारा बेबी होएगा मैं उसका भी ख्याल रख सकती हूँ। वैन क्विंग बड़े भाई की वाइफ से कहती है कि तुम अपनी सिस्टर का ख्याल तो नहीं रख पाई, मेरा क्या रखोगी? तो बड़े भाई की वाइफ कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारे कपड़े धो सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ और पूरे घर का ध्यान भी रख सकती हूँ, अब बस हमें तुम यहाँ पर रहने दो। वैन क्विंग तो साफ साफ कहती थी कि मुझे अभी किसी भी तरीके की मदद के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। अब वैन क्विंग और गुयेंग बड़े भाई और उसकी वाइफ की मदद नहीं करते, इस वजह से वो दोनों डैड के पास पहुँच जाते हैं उनसे जमीन से रिलेटेड बात करने के लिए। लेकिन वो कौन सा ऐसे ही उन्हें जमीन दे देते, वो तो कह देते कि अगर जमीन की बात हुई और मैंने तुम्हें अभी ज्यादा हिस्सा दे दिया तो इससे गुयेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा। अब रात को जब वैन क्विंग गुयेंग के साथ सो रही थी तभी वो सपने में बहुत ज्यादा डर जाती है और उठ जाती है। गुयेंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तो वैन क्विंग बताती है कि मैंने उस दिन का सपना देखा जब कुछ लोग मेरे पीछे जंगल में भाग रहे थे मुझे मारने के लिए और उस दिन उन लोगों ने मुझे मार दिया था और मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई, लेकिन हकीकत में तो मेरा रिबॉर्न हो गया था। साथ ही वैन क्विंग कहती है कि मुझे मेरा पुराना नाम याद आ गया है, मेरा नाम जू था लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ यानी कि वैन क्विंग। गुयेंग वैन क्विंग से कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट डे होते के साथ ही गुयेंग तो वैन क्विंग को लेकर डॉक्टर लियू के पास आ जाता है जो कि इनसे जड़ी बूटियों की डील करता था। अब इनकी उससे काफी अच्छी जान पहचान जो हो गई थी। लियू वैन क्विंग का हाथ देखकर उसे बताता है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जब वैन क्विंग की डिलीवरी होने वाली थी गुयेंग तो गेट के बाहर खड़ा खड़ा काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसे वैन क्विंग की चिल्लाने की आवाज आए जा रही थी जिससे वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन सब कुछ अच्छे से हो जाता है। जिसके बाद जब गुयेंग वैन क्विंग के पास जाता है तो वो तो अभी भी बिजनेस के बारे में सोच रही थी और वो गुयेंग से कहती है कि तुम्हें पता है इस वक्त नॉन वेज से ज्यादा वेजिटेरियन फूड की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पर। अगर हम डिफरेंट टाइप की सब्जियां उगाते हैं तो इससे हमें काफी ज्यादा फायदा होगा, काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। इस वजह से हमें एक ग्रीन हाउस भी बनाना चाहिए। इसके बाद गुयेंग और वैन क्विंग माउंटेन पर वापस से आ जाते हैं शिकार करने के लिए और वैन क्विंग यहाँ पर थोड़ी सी डरी हुई थी, इस वजह से गुयेंग वैन क्विंग से कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा, इस वजह से तुम्हें मेरे साथ डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही गुयेंग वैन क्विंग से ये कहता है इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर से कर देना।